हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीव है। और इन सभी जीवों में सबसे विकासशील या जो विकसित या बुद्धिशाली जीव है वह है मानव, यानी कि हम। और मानव का जैसे जैसे विकास होते रहा, मानव के जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होते रहा, मानव धीरे धीरे अपने चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित है, जो भी घटनाएं लगातार होती रही है या हो रही है, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, ये घटनाएं क्यों हो रही है, या यदि कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके पीछे का सही कारण क्या है। जब इस तरीके के सवाल जब मन में उठते हैं तो इनके सवालों के जवाब खोजे जाते हैं, और यह इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बहुत से लोगों ने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। और ऐसे ही कुछ महान लोग जिन्हें हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, उन महान वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए तथ्य, अवधारणाएं, थ्योरी, इसके आधार पर जिस विषय का निर्माण हुआ उस विषय को हम लोग कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान केवल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने के लिए ही काम में नहीं आता है, बल्कि दैनिक जीवन में जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसके प्रति हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, या जो भी घटनाएं घट रही है या जो हो रहा है उसे हम लोगों को अच्छे से समझने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यदि हम लोग यहाँ कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं एवं 10वीं के हिसाब से यदि हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान कई प्रकार का विज्ञान होता है, पर यहाँ पर सिलेबस के आधार पर हम विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। यह जो 3 भाग है, यह है पहला रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, यदि हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी का जो जीवन काल होता है, उस जीवन काल में घटने वाली जो घटनाएं हैं, या उस जीवित प्राणी के शरीर या शारीरिक संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के पीछे का जो विज्ञान है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत ही साधारण सी भाषा में कि यदि मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्या अभिक्रियाएं हो रही है, क्या ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, या आप मुझे देख पा रहे हो, या आप मुझे सुन पा रहे हो। तो इसके पीछे की जितनी भी क्रियाविधि है उसको समझने की कोशिश जिस विषय के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान। ऐसा विज्ञान जहां पर भौतिक बल के आधार पर जो भी आसपास की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जो परिवर्तन या वस्तुएं आपस में जिस तरीके से एक दूसरे से क्रियान्वयन या एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती है, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण, भौतिक विज्ञान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भौतिक विज्ञान हमारी सुख सुविधाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि आज आप मुझे टीवी पर या मोबाइल पर या यूट्यूब पर यदि मुझे देख पा रहे हो, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि आप देख पा रहे हो, तो यह भी केवल और केवल भौतिक विज्ञान के कारण ही। मोबाइल, कैमरे, टेलीफोन, सुख सुविधा, जितने भी संसाधन है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान का आधार है। कैसे, उसको हम लोग समझते हैं कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पदार्थ है, उसे आप गौर से देखिए,
और गौर से देखकर मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ या कौन सा ऐसा वस्तु या द्रव्य है जो किसी रसायन या किसी केमिकल से मिलकर नहीं बना होगा। सोचिए। यदि आप सोचोगे तो पाओगे कि ये बोर्ड शायद रसायन से मिलकर नहीं बना है, शायद ये मेरे कपड़े हैं ये भी रसायन से मिलकर नहीं बने हुए हैं, या जो दीवार या चारों तरफ जो चीजें हैं यह भी रसायन से मिलकर नहीं बना है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आप जानते हैं कि यह जो पदार्थ है, यह उदाहरण के तौर पर मैं इस कपड़े का उदाहरण हम लोग लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं इस कपड़े की संरचना के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो यह कपड़े रेशे से मिलकर बने हैं, और यदि इन रेशों का रासायनिक गुणधर्म यदि हम लोग देखें तो यह रेशे हमें पेड़ों से प्राप्त होंगे, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होंगे। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक तंतु होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेलुलोज। यह जो तंतु है जिसका नाम सेलुलोज है, यदि हम लोग इसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि यह हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है ना। हाइड्रोकार्बन का एक रूप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और यह कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के इस्तेमाल से कार्बोहाइड्रेट बनाती है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। हमें यह भी पता है कि CO2 में यह जो कार्बन है, कार्बन एक क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और तत्व के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो हमें यौगिक मिलता है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, और यदि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि यौगिक कौन बनाता है, यौगिक तत्व मिलकर बनाते हैं। और यौगिक क्या होते हैं, यौगिक रसायन होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, रसायन होते हैं। तो देखिए, हमने शुरुआत कपड़े से की। कपड़ा कैसे बना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि तत्व मिलकर यौगिक बनता है, इस यौगिक का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। यह कार्बोहाइड्रेट मिलकर सेलुलोज बनाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु या रेशों का इस्तेमाल हम लोग कपड़े बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि आप अपने चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो आप चारों तरफ देखोगे, और उस पदार्थ के बारे में गहराई से यदि आप सोचोगे तो गहराई से सोचने पर आपको पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, चाहे वह जड़ हो या प्राणी हो, केमिकल से ही मिलकर बने हुए, रसायन से ही मिलकर बने हुए हैं। इन रसायनों के नाम हम लोग अलग अलग दे देते हैं, लेकिन अंततः यह केवल और केवल रसायन से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए मैं जो कहता हूं, या मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का भी आधार संरचना के हिसाब से रसायन शास्त्र से ही हुआ है, या रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं, द्रव्य। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम लोग द्रव्य कहते हैं।
और कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा है कि द्रव्य के संरक्षण का हमने एक नियम पढ़ा है कि द्रव्य का जो संरक्षण है, द्रव्य का संरक्षण का नियम यह कहता है कि हम न तो किसी द्रव्य को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, न ही किसी द्रव्य का निर्माण कर सकते हैं, केवल और केवल यह द्रव्य का हम लोग रूप बदल सकते हैं, है ना। तो यह जो नियम जो था, यह द्रव्य के संरक्षण का नियम था, जो कि पूर्णतः सत्य है रासायनिक अभिक्रिया में, कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी नए द्रव्य का निर्माण होता है और न ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। यदि उसे हम लोग थोड़ा सा समझना चाहे तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि मैं एक बंद बरनी लूं, उस बंद बरनी में मैंने यह डस्टर रख दिया, मान लो इस डस्टर का जो कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है। अब मैंने उस बरनी के अंदर इस डस्टर को रखकर मैंने बाहर से क्या किया, बाहर से उत्तल लेंस के माध्यम से इसके ऊपर सूर्य प्रकाश केंद्रित किया। धीरे धीरे यह उस सूर्य प्रकाश के कारण गर्म होगा, जलना चालू हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। आग लगने के बाद में यह पूर्णतः जलकर वहां पर अंदर उस बरनी में गैस बना देगा। यदि मैं उस पूरे बरनी का उस जले हुए डस्टर और उत्पन्न वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैस है उसके सहित यदि मैं भार लेता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि वहां पे जो कुल भार है, बरनी का भार हटाकर वह, या जार का भार हटाकर वह इस डस्टर के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले यह डस्टर था, जलने के बाद में वहां पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित जरूर हो गया, इसका स्वरूप बदल गया, इसका रूप बदल गया, इसके गुणधर्म बदल गए, किंतु कुल जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान संरक्षित है। जलने के पहले यदि वह 100 ग्राम था और हमने जलने के बाद में यदि वहां पे किसी भी तरीके से उस गैस को निष्कासित नहीं होने दिया, तो कुल जो भार होगा वह इसी डस्टर के भार के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली जो चीजें हैं वह द्रव्य से मिलकर बनी हैं। अब जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो जो द्रव्य जो होते हैं, यह द्रव्य दो प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग शुद्ध द्रव्य, दूसरे को कहते हैं हम शुद्ध या मिश्रण, है ना। शुद्ध द्रव्य ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से, एक ही प्रकार के द्रव्य से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग शुद्ध द्रव्य कहते हैं। एक या एक से ज्यादा विभिन्न प्रकार के द्रव्य या पदार्थों से बने हुए पदार्थों को हम लोग अशुद्ध या मिश्रित द्रव्य कहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा जो है शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि लोहा क्या है, एक ही प्रकार के पदार्थ या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यदि हम लोग यदि रेता की बात करते हैं तो रेता में आपको बहुत सारी दूसरी चीजें मिलेगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको अशुद्ध या मिश्रित कहते हैं। तो इस तरीके से द्रव्य शुद्ध भी हो सकते हैं या पदार्थ शुद्ध भी होते हैं, और पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। उन्हें हम लोग अशुद्ध भी कह सकते हैं या मिश्रण या मिश्रित पदार्थ भी कह सकते हैं। अब यदि हम शुद्धता के आधार पर यदि द्रव्य को देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी भी द्रव्य का जो शुद्धतम रूप होता है, किसी भी द्रव्य या पदार्थ का जो शुद्धतम रूप होता है, यह शुद्धतम रूप को हम लोग तत्व कहते हैं, है ना। किसी भी द्रव्य के शुद्धतम रूप को हम लोग तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या है, यह हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है कि तत्व क्या है, ऐसे पदार्थ, तत्व क्या है, ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं, उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं।
ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। और ये जो कण है, इन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। इन कणों को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरे पास में लोहा है। लोहे को यदि मैं देखूं तो, या लोहे को यदि मैं बहुत बारीक बारीक पीस लूं तो बारीक बारीक पीसने पर मेरे पास में लोहे का चूर्ण आ जाएगा। पर वो जो चूर्ण है जो कि देखने में बेहद छोटा है, उसे जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा कि वह अभी भी बहुत, वो माइक्रोस्कोप में आपको थोड़ा सा बड़ा पत्थर जैसा दिखेगा। यानी उसे और ज्यादा तोड़ने की संभावना है, यानी उसे हम लोग और छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। तो उस लोहे के कण जो आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, यदि उसे आप किसी मशीन के माध्यम से और यदि छोटा तोड़े तो वह और छोटा कण हो जाएगा। इस तरीके से उसे तोड़ते तोड़ते हम यदि यह कल्पना करें कि हमारे पास में ऐसी मशीन है कि हम उस कण को और छोटे 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 भाग में और तोड़ते चले जाएंगे, तो वह सबसे छोटा कण जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, उस सबसे छोटे सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो द्रव का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के कणों से निर्मित होते हैं, और इन एक ही प्रकार जो कण होते हैं, इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? इन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो अब यदि हम लोग देखें तो जो द्रव्य है उसका शुद्धतम रूप हमारे पास में तत्व आ गए हैं। अब इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो जितने भी द्रव्य या पदार्थ है वह किसी न किसी तरीके से सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तरीके से जो है रसायन या तत्व से ही मिलकर बनते। तो जो द्रव्य है वह सीधे या इनडायरेक्टली तत्व से मिलकर बने होते हैं, और तत्व जो होते हैं यह कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। अब यदि आप कहें तो हमारे चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ है। अब जब यह विभिन्न प्रकार के पदार्थ है तो यह विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होंगे। तो इस तरीके से यदि हम लोग कहें तो अभी तक वर्तमान में कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो वर्तमान में कुल 118 तत्व हमें ज्ञात है। अब ये कुल 118 तत्व ज्ञात है हमें, तो ये जो 118 तत्व है इनके गुण भी अलग अलग होंगे, इनके गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, और इन्हीं अलग या भिन्न भिन्न गुणों के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, इन भिन्न भिन्न गुणों के कारण ही हम कहते हैं कि हमें कुल 118 तत्व ज्ञात है। अब ये जो गुणों की जो भिन्नता है या 118 तत्व है, इन 118 तत्वों को किस आधार पर हमने अलग अलग इन्हें बांटा है? तो इन सभी 118 तत्वों को हमने उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर हमने विभाजित किया है। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। जो तत्व है, इस तत्व को सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है। जो रसायन शास्त्री है, जितने भी 118 जो ज्ञात तत्व है, इन 118 ज्ञात तत्वों को नाम दिया जाता है। नाम के साथ साथ नाम लिखना चूंकि लंबा होता है, इसीलिए इसे सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहते हैं हाइड्रोजन, तो एक तत्व है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन है। और हम चूंकि कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन का जो संकेत है वह कैपिटल H होता है। तो इस तरीके से इन तत्व जो है, इनका हर तत्व का नाम होता है और इसका एक विशेष संकेत होता है।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संकेत कहा करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संकेत H है, कैपिटल H है। अब इस कैपिटल H यानी जो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है। यदि हमारे पास में दूसरा तत्व है जिसका नाम है हीलियम, और इसका संकेत है कैपिटल H, छोटा e, He। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पर हीलियम का परमाणु क्रमांक 1 क्यों नहीं है, या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। है ना। तो यदि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब यह हो गया कि उसमें कुल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 है। ठीक है। यदि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुल 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 118वें नंबर का जो तत्व है, उसका यदि परमाणु क्रमांक 118वां है, इसका मतलब यह है कि उसमें कुल प्रोटॉन 118 होंगे और कुल इलेक्ट्रॉन 118 होंगे। है ना। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हम ये मानते थे पहले कि द्रव्य तत्वों से मिलकर बना है, तत्व कणों से मिलकर बना है। इस कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाजनीय है, यानी परमाणु को फिर और आगे हम लोग छोटा नहीं तोड़ सकते। पर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, जैसे जैसे नई खोजें हुई, तो उससे पता चला हमें कि जो परमाणु है, यह परमाणु क्या होता है कि इस परमाणु की एक संरचना होती है, जिसे हम लोग परमाणु की संरचना कहते हैं। परमाणु संरचना के आधार पर जो है, रदरफोर्ड नामक जो एक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में हमें कुछ जानकारी दी। तो उस परमाणु की संरचना के बारे में जो हमें जानकारी दी, उसके आधार पर हम कहते हैं कि कोई भी परमाणु का सबसे केंद्र में जो एक भाग होता है, जो बिंदुनुमा होता है, इस बिंदुनुमा भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे गोलाकार कुछ पथ होते हैं। इन गोलाकार पथों को हम लोग इस तरीके से गोले या सर्कल के रूप में दर्शाते हैं। यहां पर जितने ज्यादा ऐसे गोलाकार पथ होंगे, वैसे वैसे इस परमाणु का जो आकार है वह बड़ा होते चले जाएगा। तो यह जो केंद्र में जो भाग है, इस केंद्र के भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। केंद्र के भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। और यह जो पथ है, इन पथ को हम लोग परमाणु कक्ष कहते हैं। इसे हम लोग
परमाणु कक्ष या कोश कहते हैं। ठीक है, इन परमाणु कक्षों के नाम भी है। इन परमाणु कक्ष के क्या है, नाम भी है। जो नाभिक के पास का जो पहला परमाणु कक्ष रहेगा उसे हम लोग के नाम देते हैं। क्योंकि परमाणु, ये जो नाभिक है, नाभिक के पास का यह पहला कक्ष है, इसीलिए इसे हम लोग के कहते हैं, या इसे हम लोग एक भी कह देते हैं कि के का मतलब एक या एक का मतलब के। और इन कक्षों की संख्या को हम लोग छोटे n से दर्शाते हैं। तो यदि मैं कहता हूं n का मान 1 है तो इसका मतलब है कि इसका नाम k होगा, या मैं कहता हूं कि n का मान k है, इसका मतलब है कि यह पहली कक्षा होगी। हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो परमाणु कक्ष या जो कोश है, इसे हम लोग n से दर्शाते हैं, और n का नाम होता है, या तो हम उसे n को 1 2 3 4 ऐसा कह सकते हैं, या उसे हम लोग KLMN कहेंगे। अब जैसे यदि पहला वाला k है तो दूसरा वाला L हो जाएगा, तीसरा वाला M हो जाएगा, इसके बाद में यदि कोई चौथा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, N कहेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे इनके नाम बढ़ते चले जाएंगे। तो K को 1, L को 2, M को 3, N को 4 कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जो परमाणु है, परमाणु की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, कि केंद्र में एक नाभिक होता है, एक बिंदुनुमा संरचना होती है जिसे नाभिक कहते हैं, और उसके चारों तरफ ऐसे गोलाकार पाथ होते हैं। इन गोलाकार पाथों को हम लोग जो है परमाणु कक्ष या परमाणु कोश या इलेक्ट्रॉनिक कक्ष या इलेक्ट्रॉनिक कोश भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कोशों को हम लोग n से दर्शाते हैं, छोटे n से, स्मॉल n से। यदि n का मान 1 2 3 4 का मतलब है, n का मतलब 1 का मतलब हो गई पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। इन्हें KLMN नाम से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से यह परमाणु का क्या होता है, यह परमाणु की संरचना होती है। अब हमने यहां पर परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखी। तो जब हम लोगों ने परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखी तो हमने कहा है कि इसमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो ये जो परमाणु है, पहले इसे अविभाजनीय माना जाता था, पर बाद में जैसे जैसे आविष्कार हुए, खोजें आगे बढ़ी, उस आधार पर जो परमाणु है यह और भी दूसरे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें हम सह परमाणु कण भी कह सकते हैं, या सब एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो जो उप परमाणु कण है, इन उप परमाणु कणों के जो नाम है उसमें होते हैं, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोटे e से दर्शा सकते हैं, प्रोटॉन को हम लोग p से दर्शा सकते हैं, और जो न्यूट्रॉन है उन्हें हम लोग n से दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कण होते हैं, प्रोटॉन भी कण है और न्यूट्रॉन भी कण है। यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है ना। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, किंतु जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, या इन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु में कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व के परमाणु में हमेशा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। हमें यह ध्यान रखना है
कि किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होगी, और इनकी जो संख्या होगी उन्हीं संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। हमने परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या देखी थी कि जो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, या तो आप प्रोटॉनों की संख्या गिन लीजिए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लीजिए, कुल प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस तरीके से हमेशा प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में समान होती है। इसीलिए प्रोटॉन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। जितने धन आवेश उतने ही ऋण आवेश, अर्थात धन और ऋण जब मात्रा बराबर हो तो दोनों एक दूसरे के मान और परिमाण को खत्म कर देंगे। अतः परमाणु जो है, परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता। हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है यह आवेशहीन होता है। परमाणु हमेशा कैसा होता है, आवेशहीन होगा, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इनकी उपस्थिति कहां होती है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, और यहां पर हम लोग जो है ये इंट्रोडक्शन है एक प्रकार से, है ना। तो इसे हम लोग यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 10वीं के अध्याय को अच्छे से पढ़ने के लिए इनके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर जो परमाणु है, अभी हमने देखा कि परमाणु की संरचना में सबसे केंद्र में एक बिंदु नुमा भाग होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और इस तरीके से यह पथ है, इस वृत्ताकार पथों को हम लोग परमाणु कक्ष या इलेक्ट्रॉनिक कक्ष या इलेक्ट्रॉनिक कोश कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि यह जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये जो बाहर जो वृत्ताकार कक्ष है, इन वृत्ताकार कक्षों में जो है इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब ये जो कक्ष है, इन कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इन कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके लिए आपने कक्षा 9वीं में बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, है ना। परमाणु संरचना का बोर का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है। उसके अनुसार इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह होती है 2n स्क्वायर, 2n की घात 2। अर्थात n हम जानते हैं कि n का मान 1 है, इसका मतलब है कि यह पहली कक्षा है। n का मान यदि 2 है तो यह दूसरी कक्षा है या दूसरा कक्ष है। n का मान 3 है अर्थात यह तीसरी कक्षा है। तो जब हम लोग यहां पर n का मान 1 रखेंगे तब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 2, अर्थात यहां पर पहली कक्षा में हमने यह 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया है ना। इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से बिंदु रूप में हमने बना दिया है। हालांकि इतने बड़े नहीं होते, लेकिन समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यदि आप उसमें n का मान यदि 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, और 4 गुणित 2, 2 यानी 8। कुल मिलाकर यदि दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा में जो है, तीसरी कक्षा में यदि आप रखेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथी कक्षा में यदि आप देखेंगे तो 4 का वर्ग होगा 2, 4 का वर्ग अर्थात 16, 16 दूनी 32। तो यदि चौथी कक्षा होगी तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इस तरीके से किसी भी कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग 2n² जो सूत्र है इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। चूंकि अभी हम लोग कक्षा 9वीं और कक्षा 9वीं और 10वीं की बात कर रहे हैं, तो कक्षा 9वीं और 10वीं में आपको कुल जो परमाणु क्रमांक 20 तक परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का अध्ययन करना है। तो जो परमाणु क्रमांक जो 20 है वह परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, जिसका संकेत Ca यानी 20 होता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, है ना। तो इस तरीके से यदि हम परमाणु क्रमांक 20 तक का अध्ययन करते हैं तो 20 तक के अध्ययन के लिए एक नियम है, उसे हम कहते हैं अष्टक नियम। उसे कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम के हिसाब से किसी परमाणु के पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, परमाणु के तीसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसके बाद में बचने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उसे चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बचे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग चौथी कक्षा में रखेंगे। तो इस तरीके से इसे हम लोग अष्टक नियम कहते हैं, किंतु यह अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद के लिए यह अष्टक नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद में उन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरे जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत होती है। तो इस तरीके से हमने यहां पर परमाणु क्या है, परमाणु के उप परमाणु कण है क्या है, उनके बारे में हमने यहां पर समझा। तो इस तरीके से हमने परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक के बाद में उसकी परमाणु संरचना और अष्टक नियम के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी हासिल की है। अब यहां पर यदि हम लोग कहें तो यहां पर एक और चीज है कि यदि मेरे हाथ में यह दोनों जो है, इन दोनों ये दो मेरे पास में आर्टिकल है, एक एसी का रिमोट है और एक ये डस्टर है। यदि मैं देखूं तो शायद इनका आकार और देखने में लगेगा कि दोनों एक ही वजन के होंगे, किंतु इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है। ऐसा इसीलिए भी वजन कम या ज्यादा होता है क्योंकि जो परमाणु है इन परमाणु का द्रव्यमान भी होता है, और जो वजन या भार होता है वह द्रव्यमान और हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो अगला जो हमारा जो परिभाषा है वह है परमाणु द्रव्यमान। परिभाषा क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, हमने समझा था अभी कि यहां पर यह नाभिक है और यह उसके चारों तरफ की कक्षाएं हैं। इस नाभिक के मध्य में इस परमाणु के मध्य में जो यह नाभिक है, इन नाभिकों में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग है उस योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
यहां पर इलेक्ट्रॉनों के का कोई भार नहीं होता। हम यह मानते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह हम कहते हैं कि भारहीन है। इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भारहीन मानते हैं। और यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह इनका भार या इनका वजन होता है। यदि और गहराई से जाए तो इसका सही मान भी दिया हुआ है किताबों में, पर याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन का भार एक न्यूट्रॉन का भार एक होता है। हम ऐसा मान सकते हैं, है ना। सही जानकारी या पूर्ण जो है वह किताब में दिया हुआ है, जिसका मान भी हमें पता है। पर यहां पर हम लोग यहां पे जनरल तरीके से समझने के लिए, यदि एक प्रोटॉन है तो एक उसका भार होगा, दो प्रोटॉन है तो उसे हम लोग कहेंगे दो। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो उसका कुल भार हो जाएगा एक और एक दो, यानी दो। लेकिन दो क्या, 2 किलोग्राम 2 ग्राम क्या। तो जो परमाणु द्रव्यमान है उसकी जो इकाई होती है उस इकाई को कहते हैं AMU। उसे क्या कहेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ऐसा भी हम लोग कहते हैं, उसे हम MU से भी दर्शाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो परमाणु द्रव्यमान है वह किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है ना। आइए अब हम लोग एक उदाहरण लेकर देखते हैं। यदि हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। देखिए यहां पे लिखने के कुछ नियम होते हैं। यदि Na सोडियम का यदि संकेत है तो इसका परमाणु क्रमांक को मुझे इस तरफ लिखना होता है ऐसे, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान को मुझे ऊपर लिखना होगा। तो इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान हो गया 23, यह सोडियम का संकेत है, और यह क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। तो यहां पे परमाणु क्रमांक कितना है, 11। यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब यह हो गया कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 11 है, 11 ही प्रोटॉन भी हो गए। लेकिन जो कुल भार है, कुल भार कितना है, कुल भार 23 है। यानी यहां पर P प्लस N का जो मान होगा यह है 23 AMU, है ना। अर्थात यदि इसमें से 11 प्रोटॉन हुए तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन है तो 11 को यदि आप 23 से माइनस करोगे तो आपके पास में N का मान आ जाएगा, और N का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सोडियम के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 है, अर्थात उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, और बच्चे वाले जितने हैं वह क्या है, बच्चे वाले सारे के सारे न्यूट्रॉन हैं। तो इस तरीके से आपको परमाणु द्रव्यमान भी निकालते आना चाहिए। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, इसको हमने यहां पर समझने की कोशिश की। अब परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान से जुड़े हुए दो और ऐसी परिभाषा है या शब्द है जिनका हमें अर्थ सही तरीके से पता होना चाहिए, और यह शब्द या यह शब्दावली है जिसे हम कहते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक एवं समभारिक। तो जो समस्थानिक है वह क्या होते हैं, समस्थानिक यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कुछ हमें कार्बन के ऐसे परमाणु भी ज्ञात है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है लेकिन उनका परमाणु भार 13 है, और कुछ ऐसे भी है जिनका परमाणु क्रमांक तो 6 ही होगा लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि तत्व क्या है, कार्बन है, उसके सारे रासायनिक गुण कार्बन जैसे ही है, यानी तीनों कार्बन के गुण एक जैसे ही है रासायनिक गुण। तीनों का परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक 6 का मतलब हो गया कि किसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, यानी यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इसमें भी 6 प्रोटॉन है लेकिन 7 न्यूट्रॉन है।
इसमें 6 प्रोटॉन हैं किंतु 8 न्यूट्रॉन हैं। तो यहां पर क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 1 है, देखिए तीनों के परमाणु क्रमांक 1 है किंतु परमाणु भार अलग अलग है, ऐसे उदाहरणों को या ऐसे अणुओं को हम, ऐसे परमाणुओं को या ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो यहां पे समस्थानिक की परिभाषा होती है ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है या भिन्न होता है, उन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो यहां पर कार्बन 612, 613, कार्बन 614, यह तीनों समस्थानिक कहलाएंगे, है ना। यहां पर यदि हम लोग ऐसा सोचे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है। यदि हम आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 लेकिन परमाणु भार इसका 40 है। अब यह केस इसके विपरीत हो गया। तो ऐसे परमाणु जिनका क्या हो रहा है, जिनका द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। देखिए परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु, ये एजी नहीं आर्गन है, AR है ना, इसे AR कहेंगे। परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु भार देखिए दोनों का 40-40 है, पर परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है। तो परमाणु जिनका द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उन्हें हम लोग समभारिक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो इस तरीके से जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक तथा समभारिक होते हैं। तो अभी तक हमने परमाणुओं के बारे में बात की, है ना। परमाणु लंबे समय तक अकेला नहीं रहता, या हम कहें तो सभी तत्वों के परमाणु एकल या अकेले नहीं रहते। इन्हें किसी न किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़कर रहना होता है, या अपने जैसे दूसरे परमाणु के साथ में यह आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात यहां पर जब भी परमाणु रासायनिक प्रक्रिया के तहत एक दूसरे से जुड़ेगा, तब वहां पर अणु बनता है। यदि यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन का एक परमाणु है, यह हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ में यदि जुड़ेगा, तब उसे हम लोग यहां पर हाइड्रोजन का अणु कहेंगे। परमाणु यानी एक तत्व का एक कण या एक परमाणु, अणु एक, जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है ना, इस तरीके से। अब यहां पर क्या है कि यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी दोनों परमाणु एक जैसे हैं, तो इसीलिए यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर हाइड्रोजन का अणु बन रहा है। पर यदि हम हाइड्रोजन के अणु को जब ऑक्सीजन के अणु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारे पास में जल का एक अणु मिलेगा।
और यहां पर यह जो जल है यह क्या है, यह एक अणु है, यह भी हाइड्रोजन का एक अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है। फलस्वरूप हमें यहां पर H2O यानी जल का एक अणु मिल रहा है। इस जल के अणु को हम लोग यौगिक कहेंगे। जल के अणु को क्या कहेंगे हम लोग, यौगिक कहेंगे। तो यौगिक क्या है, यह एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। जब हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, जब तत्व तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नया अणु बनाते हैं, इस नए अणु को हम लोग यौगिक कहेंगे। और इन यौगिकों की क्या खास बात होती है कि तत्वों के जो गुण होते हैं वह यौगिकों के गुण से, जो यौगिकों के जो गुण होते हैं वह तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। कि यहां पर हाइड्रोजन एक अणु है और हाइड्रोजन यहां पर गैस है, ऑक्सीजन का एक अणु यहां पे है और ऑक्सीजन यहां पर क्या है, गैस है। पर जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिक्रिया कर कर किस तरीके से अभिक्रिया करके यहाँ पे H2O का एक अणु बना रहे हैं, और H2O का जो अणु है वह क्या है, यौगिक है। तो यौगिक क्या है, जब यौगिक क्या है, जब जब एक से ज्यादा प्रकार के अणु या एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों के अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो नए अणु का निर्माण होता है, इस नए अणु को हम लोग यौगिक कहते हैं। और यहां पर जो यौगिकों के जो गुणधर्म है, यह यौगिकों के गुणधर्म तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों से पूरी तरीके से अलग होते हैं। अब यह तत्व किस तरीके से आपस में अभिक्रिया करते हैं, इस अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है, अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तत्व आपस में दूसरे तत्व यानी परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनके गुणधर्म कैसे होते हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वह अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे कक्षा